हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th के साइंस 1 का चैप्टर नंबर जो 4 है उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हम आज पेज नंबर 48 पर हैं अभी, और पेज नंबर 48 से लेकर आज हम पेज नंबर 50 तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास और एटॉमिक वैलेंसी, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो एटॉमिक साइज और एटॉमिक वैलेंसी ये सब क्या होता है बच्चा, मैं आपको वापस समझाता हूं अच्छे से। सो जनरली जो बेटा हमारा एटम होता है वो एटम तीन चीजों से बना होता है। यस, एटम जो बना होता है तीन चीजों से बना होता है। एक अपना प्रोटॉन्स होता है, एक अपना न्यूट्रॉन्स होता है और एक अपना इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये भी पढ़ा है हमने कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसा कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये सब प्रूफ भी है और इनके सारी चीजें बताई गई है हमको। अच्छा, एटम्स पॉजिटिव नेगेटिव ये सब क्या होता है सर, पिछले लेक्चर में मैंने 1 से 20 एलिमेंट्स का पूरा रिवीजन कराया है। ओके, और ट्रिक्स भी दी है कि इसको कैसे लर्न करना है। सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखोगे तभी आज का वीडियो आपको समझ में आने वाला है। इसलिए मैंने वो वीडियो पहले अपलोड किया और अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सो अगर बच्चा मुझे एटॉमिक साइज पता करना है ना, ऐसा इस टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अगर आपको एटॉमिक साइज पता करना है तो आपको एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए। सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सर एक रेडियस वर्ड हमने सुना है। यस बच्चा, आपने रेडियस वर्ड सुना है? यस, क्या होता है रेडियस शब्द, मुझे बताना। सर सेंटर से लेकर, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और सर्कल के ये जो सेंटर है, सर्कल से सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट ये जो दिख रहा है पार्ट, ये जो बाहर का एक सर्कल का पॉइंट है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और हमारा जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा सर्कुलर पैटर्न में ही होता है। यस, हमारा जो एटम होता है, मैं उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको यहाँ पे कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है ऐसा सर्कुलर शेप का, और उसके बाद उसके बाहर होते हैं शेल्स। क्या होते हैं? शेल्स बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो। यस, सो एटम के सेंटर में क्या हुआ बच्चा, ये क्या है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ये एटम के पास सिर्फ एक ही शेल है। तो न्यूक्लियस से लेकर जो भी उसके बाहर का शेल रहेगा ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को मैं एटॉमिक रेडियस बोलने वाला हूं। वापस बोलता हूं मैं, न्यूक्लियस से लेकर बाहर आउटर मोस्ट शेल तक का, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले शेल तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसी को मैं एटॉमिक रेडियस से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? एटॉमिक रेडियस से। और जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा रहेगा उसी का एटॉमिक साइज भी ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है ना। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और एक छोटा सा सर्कल मैंने बना दिया, इसमें किसका रेडियस सबसे बड़ा है? सर इसका रेडियस सबसे बड़ा है। और अगर इसका रेडियस बड़ा है, यस, और अगर इसका रेडियस बड़ा है तो यहां पर क्या होगा, इसकी साइज ज्यादा बड़ी रहेगी और इसकी साइज छोटी रहेगी। सो एक चीज समझ में आता है कि बच्चा, वापस से रिपीट करता हूं, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। क्या है? एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर होता है शेल। क्या होता है? शेल। जितना ज्यादा शेल रहेगा उतना उसका साइज बड़ा होता जाएगा, और जितना कम शेल रहेगा उतना उसका साइज छोटा रहेगा। समझ में आया बच्चों? यस, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में दो चीज होती हैं। यस, न्यूक्लियस में दो चीज होता है, एक आपका प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, और जो बाहर ऐसे घूमता रहता है वो रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट नॉट वेस्ट द टाइम मच, और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो वी हैव लर्न that the center of an atom is the we have learned that at the center of an atom is the nucleus. So atom के सेंटर में, the center of an atom is the nucleus. एटम के सेंटर में कौन है बच्चा? यस, एटम के सेंटर में कौन है? हमारा न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। ओके, दैट देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास जो घूमता फिरता रहता है वो क्या? हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आएगा। किस में आएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। रीजन क्या है सर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आने का? यस, अरे बच्चा, न्यूक्लियस में तो सिर्फ दो ही चीजें हमारी। यस, न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में कौन आएगा? न्यूक्लियर को छोड़ के एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो किस कैटेगरी में आता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में आता है। किस में आता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बच्चा, टीचर का फिर से फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, व्हाइल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस में है, जो पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस में है उसमें क्या क्या है? न्यूक्लियस में मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा सर, न्यूट्रल का मतलब वो चीज जिसका कोई चार्ज नहीं है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यस, सो न्यूट्रल न्यूट्रॉन। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो मेरे नेगेटिव है, प्रोटॉन जो है मेरे वो पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन जो है वो मेरे नो चार्ज वाले हैं, नो चार्ज।
द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। फिल इन द ब्लैंक्स का फिर से एक फेवरेट क्वेश्चन आ गया हमारी टीचर का कि जो साइज ऑफ एन एटम है वो किससे बनाते हैं हम लोग? यस, साइज ऑफ एटम किससे पता चलता है हमको? उसके रेडियस से। सर कौन सा रेडियस? यस, अब भी बताया मैंने, कौन सा रेडियस? एटॉमिक रेडियस। कौन सा रेडियस? एटॉमिक रेडियस। अगर किसी भी एटम का साइज पता करना है तो आपको एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए। Okay, the atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and the outermost orbit. कुछ समझ में आया बच्चों क्या लिखा है ये लाइन? वापस से ये लाइन पढ़े क्या? The atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom to its outermost orbit. The atomic radius, यहां से पढ़ो फिर उसके बाद, is the distance between द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर उसके बाहर वाले, अंदर कितने भी ऑर्बिट रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाहर वाले ऑर्बिट तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा वही मेरा होगा एटॉमिक रेडियस। और फिर से एक टीचर का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहां पे, और टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस किस में एक्सप्रेस करते हैं? नैनोमीटर्स में। बहुत छोटा होता है ना बेटा, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, तो सेंटीमीटर तो कभी आएगा नहीं, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है नैनोमीटर। तो एम आई क्लियर विद दिस? हमने एटॉमिक साइज पढ़ लिया है, और एटॉमिक साइज की अभी और भी कुछ चीजें हैं वो पढ़ना है। वापस से छोटा सा एक रिकॉल करा दूं, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पे। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सेंटर में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो भी डिस्टेंस होगा वही हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो एटॉमिक का साइज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। एटॉमिक का साइज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 10 टू द पावर -10 है, वाटर मॉलिक्यूल का 10 टू द पावर -9 है, और हीमोग्लोबिन का 10 टू द पावर -8 है। बच्चा एग्जाम में जाने से पहले, फॉर एग्जांपल कभी भी आपका एग्जाम है, जाने से पहले एक बार ये टेबल देख के जाना। कुछ भी आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है तो मतलब ये भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, हाइड्रोजन एटम का क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या है, मैच द कॉलम में भी आ सकता है। और देखो सबकी वैल्यू ज्यादा अलग नहीं है, -10, -9 और -8 है, और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। सो ये कंफ्यूजन ना हो, ये कंफ्यूजन से बेटर है आप इसको पढ़ लो। सो 48 पेज नंबर की सारी जानकारियां मुझे मिल चुकी है। सर एटम का कुछ स्ट्रक्चर देखने मिल जाता तो सर बहुत अच्छा हो जाता, हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता कि अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देख पाते। डोंट वरी, आपके टेक्स्ट बुक में कोई एटम का स्ट्रक्चर अच्छा ठीक से बना नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूं एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां पे देखना, यस, ये एक मैंने आपके लिए इमेज डाउनलोड कर रखा है। यस, मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं अगर जूम करूं ऐसा तो आपको समझ में आएगा। कैन यू सी दिस इमेज? यस, क्या आपको ये इमेज दिख रहा है? यस, ये इमेज पे फोकस करो आप लोग और मुझे बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। यस, एटम के सेंटर में दिख रहा है आपको, ये पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर है, और एटम के सेंटर में आपको दिख रहा है क्या है? यस, एटम के सेंटर में ये जो ब्लू है उसको आप प्रोटॉन बोल सकते हो, रेड जो है वो न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा है? तो एटम के सेंटर में एटम का सेंटर दो चीज से बना हुआ है, एक तो प्रोटॉन, अच्छा एटम के सेंटर को बोलते क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पूरा जो गोल है ये पूरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, और ये है उसकी ऑर्बिट्स। दिख रहा है? ये उसकी ऑर्बिट्स है। क्या है? ऑर्बिट्स है। और ऑर्बिट्स में ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा। ये येलो ऐसा जो सर्कुलर शेप का दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स है, और बीच में ये जो दोनों है पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपका। समझा एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से? यस, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, 48 हमारा कंप्लीट हो गया, 49 पे आते हैं, और ये ऑरेंज बॉक्स फिर से टीचर का फेवरेट है। तो यस, क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो एटम्स आर वेरी टाइनी। जो हमारा एटम होता है वो सबसे छोटा होता है। एटम्स आर वेरी टाइनी। तो अगर एटम बहुत छोटा है तो सर हम एटम को देख सकते हैं क्या? यस, एटम को देख सकते हो बिकॉज ऑफ आर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। और हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एनलार्ज द इमेज ऑफ एटम। ये जो जितने भी हमारे माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इन्होंने क्या किया है? जो एटम का इमेज है ना उसको एनलार्ज कर दिया है। एनलार्ज मतलब बड़ा कर दिया और जूम कर दिया है, जिसके वजह से हम एटम को क्लियरली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्लियरली। बहुत छोटा होने के बाद भी, इससे भी मैं बोलूं 10 गुना क्या 100 गुना छोटा हो सकता है। यस, इससे भी छोटा एटम होता है। ये जो डॉट मैंने बनाया इससे भी छोटा एटम होता है, और उसको देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे एडवांस माइक्रोस्कोप है जिसमें हम देख सकते हैं।
सो आई गेस आपको ये ऑरेंज वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। एटम्स आर वेरी टाइनी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम मतलब आपके टेक्स्ट बुक में, आई एम सो सॉरी, आपके मतलब आपके यूनिट टेस्ट में या फिर आपके सेमेस्टर में, कि एटम्स आर वेरी टाइनी। सो हम एटम को कैसे देख सकते हैं? सो एटम को कैसे देख सकते हैं? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स कैन एनलार्ज द इमेज ऑफ एटम। सो यहां तक ये क्लियर हो जाता है। अब ये आते हैं ये पर्पल बॉक्स पे, ये क्या लिखा हुआ यहां पे पढ़ते हैं। द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। बात एकदम सही है। यस ये जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है उसको पहले 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स आना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तभी जाकर आपको ये सब समझ में आएगा। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो आपका एटम का साइज है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मतलब फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं सोडियम को, किसको बनाता हूं? सोडियम। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 11। और उसको मैं कैसे फिट करूंगा? यस सोडियम का क्या रहेगा? 2,8,1। तो सोडियम के पास कितने ऑर्बिट हैं? 1 2 3। और फॉर एग्जांपल उसी जगह मैं पोटेशियम लेता हूं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 19। और 19 इलेक्ट्रॉन को फिट करने के लिए मेरे पास क्या रहेगा? 2,8,1। मुझे बताओ पोटेशियम के पास कितने ऑर्बिट है? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिट है। और सोडियम के पास कितने ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट। तो बताओ किसका साइज बड़ा रहेगा? जिसका ऑर्बिट ज्यादा उसका साइज भी ज्यादा रहेगा, जिसके पास ऑर्बिट ही कम रहेगा उसका साइज भी क्या रहने वाला है? कम। तो जो मेरा एटॉमिक साइज है वो टोटली डिपेंड करता है ऑर्बिट्स पे। किसकी ऑर्बिट्स? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स पे। सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट? अरे बच्चा ये जो आपने देखा है ना, इसी को तो ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये देखो, ये ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3। जिसके पास ऑर्बिट ज्यादा, यस जिसके पास ऑर्बिट ज्यादा उसका एटम का साइज बड़ा रहेगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज। वापस से फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज। फॉर एग्जांपल, अरे एग्जांपल भी पोटेशियम का ही दिया है। ओके ठीक है, पोटेशियम का दिया कि पोटेशियम का जो साइज है वो बड़ा है, पोटेशियम का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू सोडियम। बिकॉज अभी हमने देखा सोडियम के पास सिर्फ 3 ऑर्बिट्स है, यस और पोटेशियम के पास कितने ऑर्बिट्स हैं? 4 ऑर्बिट्स हैं। सर इसके पास 4 क्यों, इसके पास 3 क्यों है? ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, प्लीज वहां पे जाके देखो, क्योंकि अभी यहां बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके सो अगर क्या हो कि मेरे दोनों भी एटम के एलिमेंट के ऑर्बिट सेम है, यहां पर एक डाउट क्लियर होता है, यहां पे ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल इफ 2 एटम्स हैव सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर मेरा जो एटम है वो एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम है, यस एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यस अभी एग्जांपल में दे देता हूं आपको सोडियम का। सोडियम का क्या है? 2,8,1 ऊपर देखा है मैंने। और मैग्नीशियम का क्या है? मैग्नीशियम का 2,8,2। ये दोनों के पास 3-3 ऑर्बिट है। ये दोनों के पास कितने ऑर्बिट्स हैं? 3-3 ऑर्बिट्स हैं। और अगर दोनों के पास 3-3 ऑर्बिट है तो किसका साइज ज्यादा होगा? ये कैसे पता करें सर? ये तो पता ही नहीं कर सकते। अगर दोनों के पास 3-3 ऑर्बिट है, कर सकते हैं बेटा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, बच्चा ध्यान से सुनो, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका साइज कम होने वाला है, यस और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका साइज बढ़ने वाला है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसका इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसका साइज ज्यादा रहेगा, यस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा रहेगा उसका साइज क्या होने वाला है? कम। सर ये कैसे? ये मैं आपको बोल सकता हूं पावर ऑफ न्यूक्लियर बोल सकता हूं या न्यूक्लियर इफेक्ट बोल सकता हूं। ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, फिलहाल आप टेम्पररी ऐसे पढ़ सकते हो। यस कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल ये 1 2 3, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये बाहर वाला शेल है। और बाहर वाले शेल में जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसकी साइज बढ़ने वाली है। और इसीलिए कहते हैं, मुझे बताओ अभी कॉमन सेंस है कि ये रहा आपका सोडियम जो 2,8,1 है और ये रहा आपका मैग्नीशियम जो 2,8,2 है। मुझे बताओ दोनों में से किसकी साइज बड़ी है? यस सोडियम की बड़ी है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 1 है, उसके पास 2 है, जिसके पास आउटर मोस्ट में कम। पहले तो आप ऑर्बिट काउंट करो। किसको काउंट करो? ऑर्बिट को काउंट करो। और जिसका ऑर्बिट ज्यादा उसका साइज ज्यादा। और बट अगर दोनों का ऑर्बिट सेम है तो आप सीधा सीधा फोकस करो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। जिसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसकी साइज बढ़ने वाली है। यस एम आई क्लियर विद दिस? उसकी साइज बढ़ेगी। और जिसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी साइज कम होने वाली है। और यहां पे भी वही लिखा है। यस if 2 atoms have same outermost orbit, then the atom having larger number of electron in the outermost orbit is smaller. जिसके पास larger number of electron रहेगा outermost orbit में उसकी साइज स्मॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मॉलर। किससे स्मॉलर हो जाएगी? वन विथ हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है उसकी साइज ज्यादा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी साइज क्या हो जाएगी? कम।
जब दोनों का ऑर्बिट सेम हो जाए, ऑर्बिट क्या हो जाए, सेम, ऑर्बिट सेम हो जाए, तब जाकर हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। अगर ऑर्बिट ही बड़े हैं तो सीधा सीधा सवाल जवाब बन जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन 2,7 और ये रहा क्लोरीन 2,8,7। मुझे बताओ किसका साइज बड़ा है? यस, क्लोरीन का बड़ा है। क्यों? 2,8,7, तीन ऑर्बिट्स हैं, तीन ऑर्बिट्स, तो अल्टीमेटली इसका साइज बड़ा है। बट अगर मैं कार्बन नाइट्रोजन में देखूं, कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन का क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉर्नर में, कार्बन का है 2,4, यस, और नाइट्रोजन का है 2,5। इनके पास भी 2 ऑर्बिट है और इसके पास भी 2 ऑर्बिट है, तो सर इसमें साइज कैसे पता करें? जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसकी साइज बढ़ने वाली है, और जिसका कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, उसकी साइज कम होने वाली है। समझा बच्चा? सो यस, ये भी कभी कभी गिव रीजन में आ जाता है कि इफ 2 एटम्स हैव सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और यहां से लेकर यहां तक है। और एग्जांपल भी देखो किसका दिया, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, जो हमने भी यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन देखा उसका। यस, छोटा सा एक देखा कि मैग्नीशियम बड़ा रहेगा, और सॉरी सोडियम बड़ा रहेगा और मैग्नीशियम का साइज छोटा रहेगा। यहां पे भी वही लिखा है, एग्जांपल मैग्नीशियम इज स्मॉलर, सो मैग्नीशियम का साइज छोटा रहेगा और सोडियम का साइज बड़ा रहने वाला है। सो बच्चा साइज वाला पार्ट क्लियर हो गया। Am I clear with this? साइज वाला पार्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा वापस रिपीट कर दूं कि जो मेरा एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा साइज। और रेडियस कैसे बड़ा होगा? रेडियस कैसे बड़ा होगा? ऑर्बिट काउंट करके, जिसका ऑर्बिट ज्यादा उसका साइज ज्यादा। बट अगर ऑर्बिट दोनों का सेम हो जाए, ऑर्बिट अगर दोनों का सेम हो जाए, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसका कम रहेगा उसका साइज बढ़ जाएगा। यस, ठीक है। सो अब क्लियर, अब हम पढ़ते हैं मास ऑफ एन एटम। किस पे पढ़ेंगे? मास ऑफ एन एटम। बच्चा, मास ऑफ एन एटम पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान में देनी पड़ेगी आपको, और वो ये है कि हमारा जो मास ऑफ एन एटम है, हमारे एटम के जो सेंटर में होता है ना, वो होता है न्यूक्लियस। वापस से रिवाइज करा दिया मैंने, एटम के सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा स्पेस का थोड़ा इरेज कर देता हूं, ताकि आप ये स्पेस ऑक्यूपाई करके मैं थोड़ा हम पढ़ सके उसके बारे में। यस, ये इरेज कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, और हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा, जो हमारा एटम का सेंटर होता है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन बहुत मतलब बहुत ज्यादा हल्का है, उसका वजन ही काउंट नहीं कर सकते हम। इसीलिए हम सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स का वजन ही नहीं काउंट करते हैं। अगर मुझे एटम का वजन चाहिए तो एटम के वजन के लिए मैं सीधा सीधा न्यूक्लियस का वजन देखूंगा। और न्यूक्लियस में तो 2 चीजें हैं, एक है हमारा प्रोटॉन और एक है हमारा न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सिंपली काउंट कर दूंगा ना, तो मुझे एटम का मास मिल जाएगा। अरे समझा बच्चों आपको क्या बोल रहा हूं मैं? एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, और एटम का जो पूरा वजन है वो पूरा वजन न्यूक्लियस के ही ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको न्यूक्लियस का वजन चाहिए तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में है क्या, न्यूक्लियस में है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और आप सिंपल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस कर दो और जो भी आंसर आएगा वही उसका एटॉमिक मास रहेगा। ओके, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक हो गया बच्चा, मैम का फेवरेट टॉपिक। यस, आपकी जो भी मैम रहेंगे, आपके जो भी सर रहेंगे, वो ये सब चीजें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। और न्यूक्लियस में कौन है? इट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। समझ में आ रहा है? जो पूरा एटम का वजन है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, पूरे न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस में 2 चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। ये एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? एटॉमिक मास नंबर का। तो अगर कभी एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन पूछा तो आप ये जवाब दे सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टुगेदर मिलकर मेरा क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास नंबर। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को साथ में क्या बोला गया पता है? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला गया है? न्यूक्लियॉन्स। याद रखना, ठीक है? क्या बोला गया है? न्यूक्लियॉन्स बोला गया है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास पता करना है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास पता करने के लिए आपको प्रोटॉन को प्लस करना और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं प्लस करना बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है सर, इलेक्ट्रॉन का वजन ही नहीं निकाल पा रहे हम लोग। यस, वापस से एक हमारा डायलॉग रिपीट हो रहा है, एटम इज वेरी टाइनी। एटम जब बहुत छोटा है तो हमने उसका वजन कैसे निकाला? सवाल बनता है ना। एटम इज वेरी टाइनी, देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास? उसका मास हमने कैसे निकाला जब वो बहुत छोटा था? तो पहले के टाइम पे ना रेफरेंस सिस्टम चलता था, रेफरेंस सिस्टम। अब रेफरेंस मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्टडी में उतना अच्छा नहीं हूं, तो मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है कि मेरे 100 मार्क्स नहीं आ सकते। ओके, तो पेरेंट्स ने मुझे पहले समझा दिया है कि मुझे पता है आपके 100 नहीं आ सकते, बट ये जो बाजू में शर्मा जी का लड़का या शर्मा जी की जो लड़की है ना, उनका 80% आने का चांस है, तो आपको शर्मा जी के लड़के से ज्यादा ही मार्क्स लाना है। समझा क्या बोल रहा हूं? तो अब मेरे डैडी या फिर मेरे घर वालों ने ये एक रेफरेंस बना दिया है। मुझे 100 नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये रेफरेंस बन गया है 80। तेरा जो मार्क्स है वो 80 से ज्यादा होना चाहिए। 80 से कम आएगा तो डंडे पड़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है? मार खाने के लिए रेडी रहना। 100 नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने रेफरेंस सिलेक्ट कर दिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, इससे ज्यादा तो लाना है।
तो अब मैंने 80 का रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया है। और पहले भी यही होता था, एटम के जब मास को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते थे ना, तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी टू मेजर द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेजर करना वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था हमारे लिए। सो हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास लाया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास लाया। और रिलेटिव मास होता क्या है, यहां से पढ़ेंगे रिलेटिव मास क्या होता है। यस, हाईलाइट कर देते हैं इसको। A reference atom was required for expressing the relative mass of an atom। और reference atom में हमने किसको सिलेक्ट किया, हाइड्रोजन को। क्यों हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो था वो सबसे हल्का था, सबसे हल्का था हाइड्रोजन एटम, और उसको ही स्टार्ट में हमने चूज किया एज अ रेफरेंस एटम। और बाकी सब जो भी एलिमेंट थे उनका एटॉमिक मास जो भी था वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में चेक कर रहे थे कि वो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का 14 आ रहा है, तो हम नाइट्रोजन का लिखते थे कि नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स ग्रेटर, नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ओके, द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज ओनली 1 प्रोटॉन। बच्चा याद रखना कि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के पास बस एक प्रोटॉन होता है। यस, इसीलिए उसका एटॉमिक मास क्या था, 1 था। क्या था, 1। और देयरफॉर द मैग्नीट्यूड, बच्चा मैग्नीट्यूड वर्ड पता है आपको ना, मैग्नीट्यूड मतलब वो चीज जिसके पास कुछ ना कुछ तो नंबर हो, उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आज मैंने 2 चपाती खाई, आज मैंने 5 चपाती खाई है, आज मैंने 10 चपाती खाई है, तो चपाती का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है, 2, 5, 10, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है। बट कभी मैं किसी को ऐसा कह सकता हूं कि आज मैंने 5 राइस खाया है, आज मैंने 10 राइस खाया है, आज मैंने 20 राइस खाया है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों बिल्कुल नहीं बोल सकते? क्योंकि सर राइस का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, सर राइस का कोई नंबर नहीं होता। यस, चपाती का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ तो नंबर होता है, और यहां पर भी उस नंबर को, उस वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यस, सो एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड होता है ना 5 kg, 10 kg, 15 kg, तो एटॉमिक मास का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए मैंने वर्ड यहां पे मैग्नीट्यूड लगाया है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम बिकम इक्वल टू देयर एटॉमिक मास नंबर, दैट इज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस एटॉमिक मास उस टाइम से लोगों ने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करो और आंसर निकाल लो। यस, सो लेट अस, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, मूविंग फर्दर, कि लेट अस सी हाउ टू एक्सप्रेस द रिलेटिव मास ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। अगर मुझे नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास निकालना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? और नाइट्रोजन को एटॉमिक मास के लिए मुझे हाइड्रोजन को रेफरेंस लेना पड़ेगा एज 1। हाइड्रोजन को क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस। यस, द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स, याद रखना फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। समझ में आया? The relative mass for hydrogen was 14. The relative mass for hydrogen was 14. समझा? जो मेरा नाइट्रोजन एटम है, जो मेरा नाइट्रोजन एटम है वो 14 टाइम्स ग्रेटर है, वो 14 टाइम्स ग्रेटर है किससे, हाइड्रोजन एटम से। किससे, हाइड्रोजन से। द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14। द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14। और दिस इज हाउ द रिलेटिव मास ऑफ एटॉमिक, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वेर डिटरमाइंड। और उसके बाद हमने ऐसे ही निकाला। बट बच्चा, बहुत बार हमारे जो आंसर थे वो इंटीजर्स में आ रहे थे। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है और नेगेटिव नंबर जो भी आ रहा है। यस, पॉजिटिव आएगा, जनरली मास तो पॉजिटिव में रहेगा आपका। सो यहां पे जो भी एटॉमिक मास आ रहा है वो 14 आ रहा है, 12 आ रहा है। बट कभी कभी कुछ एटॉमिक मास ऐसे फ्रैक्शन में आ रहे हैं, 5/3, 10/3। अब ये तो फ्रैक्शन हो गया ना बेटा, और फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनली बोलेंगे। ऊपर नीचे ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है और इनका आंसर तो पॉइंट में आएगा। सो क्या हुआ कि जब भी आगे जब हमने और एटॉमिक मास निकाले, ऑन दिस स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स केम आउट टू बी फ्रैक्शनल। समझ में आ रहा है? हमने पहले एटॉमिक मास निकालने का ट्राई किया और कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकलने भी लगा, जैसे नाइट्रोजन का 14 आ गया और कार्बन वगैरह का भी, मतलब जो भी है वो आ रहा था। बट आगे जाकर बहुत सारे एटॉमिक मास किस में आने लगे, फ्रैक्शनल में आने लगे। किस में आने लगे, फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन में। और अगर फ्रैक्शन में आने लगेंगे, देयरफॉर थोड़े टाइम बाद, इन द कोर्स ऑफ टाइम, सम एटम्स वेर चूजन एज अ रेफरेंस एटम। फिर हाइड्रोजन को हटाकर कुछ और एलिमेंट आए मार्केट में जिनको रेफरेंस की तरह सिलेक्ट किया गया। और रेफरेंस की तरह किसको सिलेक्ट किया? फाइनली इन 1961 द कार्बन एटम वाज सिलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम। कार्बन को क्या सिलेक्ट किया गया है, रेफरेंस। पहले हाइड्रोजन को लिया गया और हाइड्रोजन से कुछ एलिमेंट्स का तो निकला, बट बाकी टाइम में वो फ्रैक्शन आने लगा। सो फ्रैक्शन हटाने के लिए हमने 1961 में रेफरेंस किसको सिलेक्ट किया, कार्बन को, और कार्बन से हमने फिर निकाला है।
यस, कार्बन से सबका एटॉमिक मास निकाला है। द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटॉम वाज एक्सपेक्टेड एज 12, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कंपेयर्ड टू द कार्बन एटम बिकम्स 12 into 1/12, दैट इज 1। जैसे कि 12 टाइम्स कार्बन का मास है 12 टाइम्स, और वो कैसा आने लगा 1/12 आने लगा, और कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और यहाँ पे वही लिखा है। देयरफॉर द मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव मास अप्रोक्सीमेटली 1 आया है। सो यहां से हमको एटॉमिक मास से हमें क्या सीखने मिलता है कि एटॉमिक मास अगर आपको पता करना है तो एटॉमिक मास एटॉम के सेंटर में होता है। एटम के सेंटर में तो सर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, तो न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस इनको प्लस कर दो और आपका एटॉमिक मास मिल जाएगा। ओके, बट पहले रेफरेंस का चलता था, यस, रिलेटिव मास चलता था, रेफरेंस, और रेफरेंस किसको लिया गया था, हाइड्रोजन को। बट हाइड्रोजन में कुछ टाइम बाद फ्रैक्शन आने लगा, तो फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन हटाने के लिए 1961 में मैंने कार्बन को सिलेक्ट किया है, और यही अभी तक हम पढ़े हैं, और कुछ नहीं पढ़ा है हमने अभी तक। यस, और यहां पर एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, टीचर का फेवरेट है। तो जैसे एग्जाम में जाने के पहले ये टेबल को एक बार अच्छे से देख के जाना। कुछ कुछ चीजें तो ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम का 6 आना चाहिए ऐसा लग रहा है, बट 7 आया है। तो ऐसे आप कुछ कुछ चीजें जो सेपरेटेड है वो थोड़ा एटलीस्ट पढ़ लो कि इसका अलग है वैल्यू। जैसे बोरॉन का है, बेरिलियम का है, यस, कार्बन का बरोबर आया है, नाइट्रोजन का 14 बरोबर है, फ्लोरीन का 19 आ गया है, ओके, नियॉन का 20 प्रॉपर आया है, मैग्नीशियम का 24 ये भी प्रॉपर आया है, सिलिकॉन का भी ठीक है। सो ऐसे जो भी इनके एटॉमिक मास है वो थोड़ा पढ़ लो आप, यस, एग्जाम में जाने के पहले। और आई होप पेज नंबर 49 कवर हो गया है। और मूविंग टू आवर लास्ट पेज मतलब इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट पेज, आज के लेक्चर का लास्ट पेज हम पढ़ने वाले हैं, यस, और वो है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये पढ़ लेते थोड़ा सा। Today we have highly accurate methods for measuring the mass of atom directly। आज के जमाने में तो हमारे पास highly accurate इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। Hence instead of relative mass, अब relative mass का कोई वैल्यू नहीं है, हम relative mass नहीं पता करते। Unified mass have been accepted now for atomic mass and it is called Dalton। क्या बोलते हैं, Dalton। और अभी जो है हम प्रॉपर एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं, यस। और एटॉमिक डाल्टन का सिंबल क्या है, यू है, क्या है, यू। पहले के टाइम पे रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट चलता था और अभी रिलेटिव मास बंद हो गया है। अब हम डायरेक्टली अच्छे से मेजर करके किसी का भी एटम का मास निकाल सकते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं केमिकल सिंबल। क्या पढ़ते हैं, केमिकल सिंबल। और केमिकल सिंबल तो हमने पढ़ा भी है, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल सिंबल पढ़ा है ना बच्चों, यस। पिछले लेक्चर में नहीं देखे तो जाके देख के आओ पहले। केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन फॉर H, हीलियम के लिए He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। ठीक है, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यस। तो ये 10 एलिमेंट्स का सिंबल है। बट क्या पहले भी यही होता था, नहीं। पहले क्या होता था, डाल्टन सर जो थे हमारे, वो कुछ सर्टेन साइन और सिंबल यूज करते थे रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। और ये जो कॉपीराइट जैसा सिंबल है, ये किसके लिए था, कॉपर के लिए था। किसके लिए था, कॉपर के लिए। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर का फिर से फेवरेट क्वेश्चन आ गया कि ये जो सिंबल था, ये वाला जो सिंबल था, ये सिंबल किसके लिए था, ये सिंबल था हाइड्रोजन के लिए। और ये वाला सिंबल किसके लिए था, कार्बन के लिए। टुडे वी यूज द सिंबल विच इज डिटरमाइंड बाय IUPAC। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करता है कि एक एटम का या एक एलिमेंट का सिंबल क्या होने वाला है। यस, उनका सिंबल क्या होने वाला है, उनका एटॉमिक मास क्या हो सकता है, उनका केमिकली रिएक्शन क्या हो सकता है, उनका नेम क्या हो सकता है, ये सब कौन डिसाइड करता है, IUPAC। और बच्चा कभी कभी एग्जाम में फिर से टीचर का फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है कि IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। दिस आर ऑफिशियल नेम्स एंड सिंबल एंड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इनके बनाए हुए नाम और इनसे इन्होंने चूज किया हुआ नाम हम यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये जो बोलेंगे कि इसको इस नाम से बुलाना है तो वही नाम से हम बुलाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी से नहीं चलता बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, इनकी मीटिंग्स बैठती है और फिर डिसाइड होता है कि कैसे क्या करना है। द करंट मेथड फॉर चूजिंग द केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंटेड बाय बर्जिलस। और बर्जिलस जी ने क्या कहा था, देखो बच्चा, किसी भी एलिमेंट का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, यस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, और इसका अगर मुझे सिंबल पता करना है तो सिंबल या तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है।
अगर मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया बच्चा और फॉर एग्जांपल मुझे हीलियम का सिंबल लिखना है तो उसका भी तो एच हो जाएगा, तो दोनों कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हीलियम के मुझे एच ई लिखना पड़ेगा, 2 लेटर लेना पड़ेगा। कहीं कभी कभी मैं 1 लेटर लूंगा और कभी कभी मैं 2 अल्फाबेट लूंगा। अच्छा, तो सेकंड अल्फाबेट ऐसा कैप्स में होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। सेकंड अल्फाबेट जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सेकंड अल्फाबेट कैसा होना चाहिए? स्मॉल में। और यही बर्सिलस ने कहा था। यहाँ पे पढ़ लेते हैं बर्सिलस जी ने क्या कहा है। यस, according to this method the symbol of an element is either the first letter or the first and second letter, another specific letter in its name of the 2 letters. The first is written in the capital and the second is small. अगर एक ही लेटर है तो वो एक ही कैपिटल में लिखा रहेगा, बट अगर 2 लेटर है तो एक कैपिटल में रहेगा और एक स्मॉल में रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा केमिकल सिंबल। यस, और केमिकल सिंबल का टॉपिक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने जैसा कम है, लिखने जैसा ज्यादा है। ठीक है, सो आपका होमवर्क आप ले सकते हो कि 11 to 20 एलिमेंट्स का आप सिंबल लिख के दिखाओ। और आपके लिए होमवर्क है आप पिछला लेक्चर फिर से देखोगे 1 से 20 एलिमेंट्स का और उसको जाकर रिवीजन करोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, मूविंग फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है, अब अच्छा ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ के हम फिनिश करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल डोंट वरी, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट मॉलिक्यूलर मास हम कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास बड़ा ही सिंपल है बच्चा। मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको मॉलिक्यूल क्या होता है पहले वो समझना जरूरी है। यस, इस दुनिया में जो बच्चे बहुत सारे आइटम्स है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कुछ और भी लिखा है क्या? यस, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, ये पढ़ना रह गया हमारा। यहाँ से पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में। इस दुनिया में 2 टाइप की चीजें होती है, एक तो होता है हमारा एक होता है हमारा मॉलिक्यूल्स और एक होता है हमारा कंपाउंड्स। क्या होता है बच्चा? कंपाउंड्स होता है। सो मॉलिक्यूल क्या होता है? बहुत सारे, देखो हमने 1 से 20 एलिमेंट्स पढ़ा है और 1 से 20 एलिमेंट्स में हमने देखा है कि देयर आर 3 नोबल एलिमेंट्स है। नोबल एलिमेंट्स मतलब जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ये स्टेबल्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल्ड होते हैं। हीलियम, नियॉन और आर्गन तीनों, तो ये जो होते हैं वो मार्केट में फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं रहते। बट इनको छोड़ के जो बाकी 17 एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो इधर किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में मिल सकते हैं। यस, उनको कंबाइन करोगे तब जाकर वो स्टेबल होंगे, ऐसा बोल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को स्टेबल करना है और उसको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हाइड्रोजन अपने ही जैसे किसी एक हाइड्रोजन आइटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। यस, क्या बनाएगा? H2 मॉलिक्यूल। जब भी एक केमिकल बॉन्ड बना है बिटवीन 2 सेम एलिमेंट, समझो वापस क्या बोल रहा हूं, एक बॉन्ड बना है बिटवीन 2 सेम एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम है ना, तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। और अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके बॉन्ड बना रहे हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट, तो उसे मैं बोलूंगा कंपाउंड। क्या बोलूंगा? कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में फर्क समझ में आ गया? सेम एलिमेंट कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूल, बट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होगा तो वो क्या रहेगा? कंपाउंड्स बनेगा। डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड होगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होगा तो कंपाउंड बनाएगा, और सेम एलिमेंट कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और बच्चा यहां पर भी वही लिखा है, हम पढ़ते हैं फटाफट। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ बॉन्ड ही घुमाते हैं, ऐसे ही फ्री स्टेट में घूमते रहते हैं। क्यों? पूरे स्टेबल एलिमेंट है। इट मींस दैट दिस एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक। कैसे मोनो? मोनो क्यों है? अकेले है ना, मार्केट में अकेले घूम रहे तो मोनो। अच्छा, हमारा H2 अकेला घूम रहा है क्या मार्केट में? नहीं, 2 घूम रहा है, तो आप डाई बोल सकते हो, उनको डाई एटॉमिक है, और इनको बोल सकते हो पॉली एटॉमिक है। एक से ज्यादा रहेगा ना, एक से ज्यादा, तो उसको पॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली। यस, 2 हुआ तो डाई भी बोल सकते हैं और डाई से अच्छा पॉली भी बोल सकते हो। यस, सो यहां पे क्या लिखा है? जो स्टेबल्ड है, जो हमारे हीलियम, नियॉन है, ये मोनो एटॉमिक है। समटाइम्स 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। सच एलिमेंट्स आर इन अ पॉली एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेट। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। पॉली मतलब जैसे हाइड्रोजन हमारा अकेले नहीं, कंबाइन में घूम रहा था, इसलिए इसको पॉली बोलेंगे। यस, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर इन अ डाई एटॉमिक। डाई मतलब यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए डाई एटॉमिक। सच एस ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 रिस्पेक्टिवली। यस, ऑक्सीजन भी ऐसे घूमता है O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में रहता है। When atoms of different elements combine with each other, अगर मेरा एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट का है, जैसे NaCl का एग्जांपल दिया, MgCl2 बोलता हूं मैं, ये डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ना एक दूसरे से। जब एलिमेंट एक दूसरे से, डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से अगर कंबाइन होगा, सो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म। समझ में आया बच्चा आपको ये? सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि डेफिनेशन पार्ट कौन सा है। यस,
समटाइम्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, और उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। फॉर एग्जांपल O2 एंड N2 रिस्पेक्टिवली एक ये है, ये पॉइंट है, और एक दूसरा पॉइंट ये है, यस ये वाला पॉइंट, और इसको मैं अलग अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यस, सो ये एक अलग डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स का, और कंपाउंड का अलग है। इन अदर वर्ड्स, कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय केमिकली अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल यहाँ पे समझा दिया है कि जो मेरा जो कंपाउंड होता है बच्चा, यस मेरा जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड जो होता है वो केमिकली अट्रैक्शन के फॉर्म में, यस जैसे ये मेरा Na है और Cl है, ये केमिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, बट ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं, इसलिए मैं इनको किससे डिनोट करूंगा, कंपाउंड से डिनोट करूंगा। यस, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। सो ये है मेरा मॉलिक्यूल्स, क्या है, मॉलिक्यूल्स। और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है बच्चा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोले, मॉलिक्यूल तो मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल H2 एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट तो नहीं है, दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल बोल सकते हो, कंपाउंड बोल सकते हो इनको। बट अगर मुझे इसका वजन निकालना है, इसका मास निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। यस, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। बट H2O का फाइंड आउट करना है ना बेटा, H2O का। तो हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो आंसर आएगा 2। और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है तो उसका 16, और जब 16 + 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 18। अरे समझे क्या, मुझे H2O का मॉलिक्यूल का मास निकालना था, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पे, एक का 1 है, दूसरे का 1 है, और एक ऑक्सीजन है, उसका कितना है, 16 होता है, सबको प्लस कर दिया और आंसर आ गया 18। सो मेरे H2O का आंसर क्या है, मॉलिक्यूलर मास 18। सिंपल है, देखो यहाँ पे भी वही किया है। H2O में क्या क्या होता है, कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, और ऑक्सीजन का क्या है, 16। बट हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम है कितने, यूज किए, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने, यहाँ पे 2 है, सो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, और बाद में मल्टीप्लाई किया है, 1 × 2 16 × 1, 1 × 2 आंसर क्या आने वाला है 2, और 16 × 1 आंसर क्या आने वाला है 16, और इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या आएगा, 18। और बस यही हुआ मॉलिक्यूलर मास। ओके अच्छा बच्चा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये तो पेज नंबर 15 है, सर आपने कहा था कि पेज नंबर 50 तक आप पढ़ाने वाले हो। पेज नंबर 51 पे ना बच्चा और भी छोटे थोड़े एग्जांपल्स है मॉलिक्यूलर मास के, अगर आपका परमिशन हो तो मैं वो थोड़ा सा करा देता हूँ, एक कर लो, 1-2 एग्जांपल्स देख लो तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और सॉल्व कैसे करना है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मोल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट ही पढ़ाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास के कुछ एग्जाम्पल्स पीछे दिए हुए हैं, एक बार आप देख लो बच्चा, बस देखो, एक सेकेंड ना, बस देखो यहाँ पे, यस यहाँ पे दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन, सब कुछ दिया हुआ है। और फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हुए हैं, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिया हुआ है, और मुझे बोल रहा है कि इसमें से आप जो है वो सबका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास निकाल, मतलब ये मॉलिक्यूल का मास निकालो। तो आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं ऐसा ट्राई करता हूँ, MgCl2 को, यस एक रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया MgCl2 का। तो मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन तो 2 है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना दिया है, मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है 24। अच्छा ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा, याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। सो मैग्नीशियम का कितना है 24, और क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 35.5। बट मेरे पास 2 क्लोरीन है ना, MgCl2 में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 35.5 × 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 71। यस 35 + 35 70 होता है, 0.5 71। और अगर मैं उसमें Mg को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 95। सो ऐसा कहा गया है कि MgCl2 का जो एटॉमिक मास है वो 95 हो रहा है, समझा, सिंपल है बच्चा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मुझे AlCl3 का निकालना है, यस AlCl3 का एटॉमिक मास निकालना, तो एल्यूमिनियम का देख लेते हो क्या है, एल्यूमिनियम का कितना है 27 दिया हुआ है, यस क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 35.5। बट कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है बच्चा, 3 क्लोरीन है, तो 35.5 × 3 करना पड़ेगा। और बच्चा आप मुझे बता सकते हो 35.5 × 3 क्या हो सकता है, यस कैन यू हेल्प मी आउट, यस चलो बताओ, एक क्लास बता दो फटाफट, 35.5 × 3 क्या होगा, यस टेक योर टाइम एंड बता दो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके जो भी आंसर आएगा उसमें मुझे वो एल्यूमिनियम का 27 भी प्लस करना पड़ेगा, और अगर मैं एल्यूमिनियम का 27 प्लस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, यस बता सकते हो, मेरा आंसर आएगा
133.5 अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 133.5 आना चाहिए, क्योंकि 35.5 अगर 3 करता हूं तो उसका आंसर 106.5 आता है, और 106.5 में अगर मैं 27 को और प्लस करूं तो 133.5 आएगा। यस, करेक्ट आंसर ये है मेरा। और इस तरह से मैं AlCl3 का निकाल सकता हूं। और एक निकाल सकते हैं NaCl। Na का कितना है, सोडियम का है 23, और क्लोरीन का कितना है 35.5 है, 35.5 है। और दोनों है एक ही मॉलिक्यूल्स है, एक ही कंपाउंड है इसमें। यस, एक ही एलिमेंट है, एक Na और एक Cl है, तो डायरेक्ट प्लस कर दो तो ये 5 नीचे आ जाएगा। यस, 5 + 3 8 हो जाएगा, और ये 58, तो इसका आंसर हो सकता है 58.5 आएगा आंसर। समझा बच्चों, समझा? यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वापस से, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खिचड़ी हो गया। 23 35.5 इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, 23 ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा आपका 8 और ये 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 58.5। तो मैंने NaCl, MgCl2, AlCl3 का निकाला है। आपका होमवर्क है KNO3, H2O, CaOH, MgO, H2SO4, HNO3 और NaOH, ये सबका निकालने का ट्राई करो। मैं सबका निकालूंगा, वीडियो का लेक्चर लंबा हो जाएगा। यस, आप ट्राई करो, और कुछ भी डाउट आता है तो बच्चा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो भी एक बार एक कमेंट कर दो प्लीज कि यस सर हमको समझ में आ रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले फर्दर वीडियोस डालने का। और कुछ डाउट भी आ रहा है तो प्लीज वो भी डाल दो आप। डाउट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लियर कर दूंगा। और एज आई प्रॉमिस पेज नंबर 50 का जो भी पार्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया, मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मैं मोल पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कोने में छोटा छुपा हुआ है मोल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। रिवीजन करते रहना।